वेलकम फ्रेंड्स। आज हम साइकोथेरेपी स्किल्स की कड़ी में लेकर आए हैं हाउ टू डू ईआरपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कैसे करें। ये इस कड़ी में इतने जल्दी इसलिए लेके आए हैं क्योंकि मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी मैंने देखा है कि ईआरपी के सराउंडिंग काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस हैं। हर प्रैक्टिशनर अपने हिसाब से ईआरपी को करने की कोशिश करता है, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर बात की जानी चाहिए। ईआरपी के बारे में जब हम बात करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा थियोरी में नहीं जाऊंगा। मेरा टारगेट ये है हम इसको कैसे एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में क्लिनिकल एप्लीकेशन के हिसाब से, डे टू डे प्रैक्टिस के हिसाब से कैसे प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में बात की जाए। अगर हम बोलेंगे ईआरपी है क्या, तो जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ये कॉम्बिनेशन है दो टेक्निक्स का, दो एक्सपोजर को और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन को, इन दोनों को जोड़ के एक टेक्निक बनाई गई एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ज़्यादातर ये ओसीडी के अंदर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर यूज़ होता है, लेकिन इसका यूज़ आप चाहें तो ऐसी सिमिलर एंजाइटी रिलेटेड सिचुएशंस में कर सकते हैं। एक्सपोजर का मीनिंग है कि हम आदमी को, पेशेंट को जिस स्टिमुलस से, जिस चीज़ से डर लगता है, जिसमें कि वो अवॉइडेंस कर रहे हैं, जिस सिचुएशन से, जिस थॉट से, जिस स्टिमुलस से वो लोग अवॉइडेंस कर रहे हैं, तो उसको हम वापस उनको एक्सपोज करते हैं, अप्रोच बिहेवियर में उनको डालते हैं, और फिर जो रिस्पॉन्स करके, जो बिहेवियर करके, जो न्यूट्रलाइजिंग बिहेवियर करके वो लोग अपनी एंजाइटी को नीचे लेके आ रहे हैं, उस रिस्पॉन्स को हम लोग प्रिवेंट कर देते हैं। इसमें दो तरह से एक्सपोजर की हम बात कर सकते हैं, ग्रेडेड एक्सपोजर या फ्लडिंग, जिसमें फ्लडिंग में बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा डरने वाली चीज़ का उनको सामना करना पड़ सकता है, और ग्रेडेड एक्सपोजर में आप धीरे धीरे कम लो एंजाइटी वाले स्टिमुलस से लेके हायर एंजाइटी वाले स्टिमुलस की तरफ जाते हैं। अप्रोच बिहेवियर वो होता है जिसमें आप किसी गोल की तरफ अप्रोच करते हैं। अवॉइडेंस बिहेवियर होता है जिसमें आप किसी स्टिमुलस से बचते हैं। इसके अंदर में देखा जाए तो एक प्रिंसिपल काम करता है जिसको कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मीनिंग है कि ये रीइंफोर्समेंट है लेकिन नेगेटिव है। मीन्स कि आप किसी चीज़ से एक बचने के लिए कुछ बिहेवियर करते हैं और वो आपका बिहेवियर स्ट्रेंथन्ड होता है, आपको रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन रिवॉर्ड मिलता है पेन से बचने के लिए। एक रिवॉर्ड होता है आपको चॉकलेट मिल रही है तो आपको पॉजिटिव चीज़ मिल रही है, एक होता है कि आपको कोई पनिशमेंट दी जा रही है किसी बिहेवियर को कम करने के लिए। इसमें क्या होता है कि आपका बिहेवियर बढ़ता है, लेकिन आपको चॉकलेट मिलने की वजह से, फिज़िकल रिवॉर्ड की वजह से नहीं या किसी और रिवॉर्ड की वजह से नहीं, बल्कि आपके एंग्जाइटी कम होने की वजह से, आपको पेन कम होने की वजह से, आपको कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कम होने की वजह से। तो इसमें एक स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस एंग्जाइटी को बढ़ाता है, ट्रिगर करता है। स्टिमुलस हमारे एनवायरनमेंट में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल जिसको डर्ट कंटामिनेशन के इश्यूज़ हैं तो उसके लिए टेबल को टच करना अपने आप में होता है कि मेरे हाथ ख़राब हो गए, तो ये उनके लिए एक स्टिमुलस हो सकता है। वो स्टिमुलस उनकी एंग्जाइटी को ट्रिगर करता है, वो उनकी एंग्जाइटी को शुरू करता है। जो एंग्जाइटी है फिर वो अवॉइडेंस बिहेवियर को ट्रिगर करती है, वो अवॉइडेंस बिहेवियर करने के लिए आदमी को मजबूर करती है। और जो ये अवॉइडेंस बिहेवियर है, से फॉर एग्जांपल जिसको डर्ट कंटामिनेशन है, उसको हो सकता है कि मैंने टेबल को टच किया तो मुझे एंग्जाइटी हुई तो फिर मैंने अवॉइडेंस बिहेवियर किया कि हाथ धो के जल्दी से जल्दी मैं अपने हाथों को साफ़ कर लूँ। जैसे ही मैंने हाथ धोए, अपने हाथों को साफ़ किया, तो मेरी एंग्जाइटी डिक्रीज़ हो गई। ये मेरे लिए एक अपने आप में रीइंफोर्समेंट हो गया, रिवॉर्ड हो गया, मेरे लिए अपने आप में एक ये
खुशी की बात होगी कि मेरी एंग्जाइटी नीचे आ गई है। तो जैसे ही वो एंग्जाइटी नीचे आती है तो मेरा हाथ धोने वाला बिहेवियर रीइंफोर्स होता रहता है और मेरी धीरे धीरे आदत बन जाती है हाथ धोने की। ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक व्यू पॉइंट रखा है मैंने आपके सामने, जो कोर है देखा जाए तो किसी भी एंग्जाइटी प्रोवोकिंग और जिसमें अवॉइडेंस होती है। अब हम बात करें तो ARP करना कैसे है। मैंने पहले भी जैसे कहा था कि हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा जो प्रॉब्लम्स डे टू डे एप्लीकेशन में हम लोग फेस करते हैं, इसकी ज़्यादा थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप किसी भी स्टैंडर्ड CBT की टेक्स्ट बुक के अंदर में जा सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा और पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मेरा टारगेट आपको थियोरी पढ़ाना नहीं है, यहाँ पर मेरा टारगेट है कि कैसे हम इसको अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में सही से सही तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जब हमें ERP करने की बात आती है तो सबसे जो पहला क्रूशियल पॉइंट रहता है वो रहता है क्लाइंट को प्रिपेयर करना। इसको कहा जाता है कि आपने आधा बैटल तो वहीं पे जीत लिया, इट्स हाफ द बैटल वन, अगर आप क्लाइंट को ठीक से प्रिपेयर कर देते हैं तो। ये कहा जाता है कि यूजुअली टेक्निक फेल नहीं होती, उसकी एप्लीकेशन फेल होती है। टेक्निक्स तो फॉर एग्जांपल जैसे ERP है, बहुत एम्पिरिकली प्रूवन टेक्निक है, तो अगर कभी ERP काम नहीं करी है तो इसका मतलब आपको रिव्यू करना पड़ेगा। आपकी टेक्निक फेल नहीं है, उसकी एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं शायद कमी रह गई हो। तो क्लाइंट को प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे हम कि एक एक्सटेंसिव हिस्ट्री टेकिंग लेना है, जिसमें आपने इस्टेब्लिश कर देना है कि अवॉइडेंस है, एंग्जाइटी है, एक ट्रिगर है जो एंग्जाइटी को ट्रिगर कर रहा है, फिर उस एंग्जाइटी से बचने के लिए कुछ ना कुछ अवॉइडेंस बिहेवियर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिससे कि अवॉइडेंस बिहेवियर एस्टैब्लिश हो रहा है, रिवॉर्डेड हो रहा है। इसमें एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, इन्फॉर्म कंसेंट हमें वैसे तो सभी टेक्निक्स में, सभी चीज़ों में लेने की ज़रूरत है, सभी काम करने के लिए लेने की ज़रूरत है, लेकिन ERP करने के लिए इन्फॉर्म कंसेंट लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर में आदमी को एंग्जाइटी का सामना करना पड़ता है, एक पेनफुल स्टिमुलस का सामना करना पड़ता है और उस एंग्शियस सिचुएशन के अंदर रहना पड़ता है। तो आपको उस टेक्निक को उनको एक्सप्लेन करते हुए उनसे इन्फॉर्म कंसेंट सीख करना है। इस चीज़ का इन्फॉर्म कंसेंट सीख करना है कि मैं तैयार हूँ इस पेनफुल सिचुएशन में रहने के लिए। कई बार जब हम ये टेक्निक एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें ये बोलते रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, और कुछ और रीअश्योरिंग स्टेटमेंट्स कही जाती हैं जब क्लाइंट कहता है कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो हमें रिफ्रेन करना है ऐसी स्टेटमेंट्स कहने से। ये विश्वास तो हमें उन्हें दिलाना है कि हम हैंडल कर लेंगे, जो भी कुछ होगा हम उसको हैंडल कर सकते हैं, आपको कोई हार्म नहीं होने देंगे। लेकिन उसके साथ में हमें उनसे ये कहना कि कुछ नहीं होगा, हमें उनसे ये क्लियर रखना है कि आपको एंग्जाइटी का सामना तो करना पड़ेगा, इमोशनल अपहीवल तो होगा ही, आपको ये ज़रूर लगेगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हाउएवर हम इसको हैंडल कर सकते हैं। उनको एक्सप्लेन करना चाहिए हमें कोलैबोरेटिव प्रिंसिपल को, मिलजुल के काम करने के प्रिंसिपल को। इस टेक्निक की सक्सेस इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। एज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में मोस्टली कोलैबोरेटिव प्रिंसिपल चलता ही है, मिलजुल के काम होता है, लेकिन ख़ासकर इस टेक्निक के लिए उनको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें कि अगर आप, क्योंकि कितनी बार ऐसा हो सकता है कि वो एंग्जाइटी से अवॉइड करने के लिए अंदर ही अंदर कॉग्निटिव लेवल पे, थॉट लेवल पे, जिसको विचारों के लेवल पे, जिसको आप बाहर से नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, उससे अपनी एंग्जाइटी को कम कर रहे हो। तो हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि इस टेक्निक की सक्सेस हम दोनों की कोऑपरेशन से, दोनों की सहायता से दूर होगी। उनको ये बताना पड़ेगा कि इसमें एंग्जाइटी का सामना करना पड़ेगा और पेन से गुजरना पड़ेगा। उनको हम ये बता सकते हैं कि या तो आप शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए काम कर सकते हैं, जो आज तक आप करते आए हैं, लेकिन आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आपने
टेबल को हाथ लगाया, हाथ गंदे हुए, आपने हाथ धोया, हाथ धोते ही आपको रिलीफ मिला, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद किसी न किसी और चीज़ से आपको लगा कि मेरे हाथ गंदे हैं या मुझे कुछ हो जाएगा या मुझे कुछ बीमारी हो जाएगी, तो ये खेल चलता रहता है। तो आप उनको ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि या तो आप इस शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए काम करते रह सकते हैं, या आप एंग्जाइटी का सामना करके लॉन्ग टर्म गेन्स की तरफ देख सकते हैं, जिससे कि आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को पूरी अच्छी तरह से जी सकते हैं, आप अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से पा सकते हैं, जो गोल्स आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, अपने सोशल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप उनको ये लॉन्ग टर्म गोल्स की, लॉन्ग टर्म गेन्स की बात कर सकते हैं। उनको हम ये प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हैबिचुएशन एंड एक्सटेंशन का, कि कैसे जब आप एक सिचुएशन में रहते हैं, एंग्जाइटी की सिचुएशन में रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी का हैबिचुएट होती है उस एंग्जाइटी के लिए, और जब वो हैबिचुएट होती है, आदत पड़ती है जब बॉडी को उस एंग्जाइटी की, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद में वो एक्सटिंक्शन होने लगता है एंग्जाइटी का, वो एंग्जाइटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। उनको इन्वर्स यू रिलेशनशिप या बेल शेप्ड कर्व के बारे में बताया जा सकता है, जो बेसिक किसी भी टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे कि उनको, जिसमें ये बताया जाता है कि टाइम के साथ साथ एंग्जाइटी बढ़ती है। हमें ये लगता है कि अब एंग्जाइटी बिल्कुल नीचे भी नहीं आएगी कभी भी, लेकिन हमारे शरीर की भी एक ताकत है, एक शक्ति है, एक लिमिट है, एक क्षमता है उस एंग्जाइटी को एक्सपीरियंस करने की। तो एक टाइम आता है जब वो पीक पे पहुंचती है, और पीक पे पहुंचने के बाद में वो नीचे की तरफ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, अपने आप नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो जब हम बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, इस एंग्जाइटी की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो पीक धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें, उनके साथ में बात करना काफ़ी ज़रूरी है, उनके साथ में डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी समझूंगा, जो मैंने मेरे काफ़ी कलीग्स के साथ डिस्कशन करने के बाद में मुझे इसका ये निचोड़ निकला, कि कई बार ये होता है कि लोग कहते हैं कि जब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा, जब तक उन्हें सारे प्रिंसिपल्स, हैबिचुएशन, एक्सटेंशन, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तब तक हम लोग ERP नहीं कर सकते हैं। हमने ये पाया क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कि आप उनको ये सब एक्सप्लेन कीजिए, उनको ये सब समझाइए, जितना उनको समझ में आए उतना कीजिए, फिर उसके बाद में एक ट्रस्ट के साथ, एक विश्वास के साथ इस टेक्निक को शुरू कीजिए। कई बार क्या होता है, जब आप कोई टेक्निक करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन से अपने आप इंसाइट बढ़ती है, उनको ये जो पीछे जितनी एक्सप्लेन की गई चीज़ें वो समझ आने लगती हैं। अगर हम सिर्फ वेट करते रहेंगे कि कब इस क्लाइंट को, कब मेरे इस पेशेंट को पूरी बातें समझ में आएंगी तभी मैं ERP करूँगा, वो एक्चुअली देखा जाए तो एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। किसी चीज़ की समझ आना और किसी चीज़ का करना, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कई बार हम कोई एक्शन बिना समझे भी हम उसको बहुत अच्छे से कर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग हमारे आसपास में कितने सारे ऐसे मोटर मैकेनिक्स देखते हैं जिनको थियोरी की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जिन्होंने कभी भी स्कूलिंग नहीं की होती है, लेकिन अगर आप उनको पार्ट्स दे देंगे तो वो आपको एक ऐसा इंजन तैयार करके दे देंगे जो एक थियोरी वाले इंजीनियर से भी बढ़िया होगा। वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वो उसको बता नहीं पाएंगे, लेकिन जहाँ तक एक्शन की बात है, एक्टिविटी की बात है, वो उसको बहुत बढ़िया से अंजाम दे देंगे। तो हमें इतना ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनको एक्सप्लेन करना है, उनकी कंसेंट लेनी है, उनको मोटा मोटा तौर पर समझ आ जाना चाहिए कि हाँ उनको एंजाइटी के थ्रू से जाना पड़ेगा। अगर उनको चेंज के प्रिंसिपल कि कैसे चेंज आएगा उस प्रोसेस की अगर समझ नहीं भी आ रही है, तो हमें इतना ज़्यादा इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो हम कहते हैं पहला कि प्रिपेयरिंग द क्लाइंट हाफ द बैटल वन, अगर हमने उनको अच्छे से तैयार कर लिया तो हमारा आधा काम हो गया। दूसरा एक चीज़ आती है जो बहुत कम, मैंने अपने एक कलीग से रिक्वेस्ट की थी, जब हम लोग काम कर रहे थे तो उसने एक पेशेंट को देखा था मेरी सुपरविज़न के अंडर, तो उसमें हायरार्की बिल्डिंग को वो काफ़ी लाइटली ले रहे थे।
तो हमने जब डिस्कशन की तो मैंने बोला कि हायरार्की बिल्डिंग पे मेहनत लगाओ, फोकस करो। तो जब उन्होंने हायरार्की बिल्डिंग पे फोकस किया तो हमें पता चला कि ये अपने आप में ये एक स्किल है, अपने आप में ये एक टाइम इंटेंसिव एक्टिविटी है, टाइम इंटेंसिव टेक्निक है। तो हायरार्की बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है आपकी ERP की सक्सेस या फेलियर। जैसे कि इसमें हमें लिस्ट ऑफ ट्रिगर्स बनानी होती है। अब लिस्ट ऑफ ट्रिगर्स जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उस ट्रिगर्स को कैसे सब पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि कोई आदमी टेबल को टच करता है और उसे एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, कोई आदमी टेबल को 2 मिनट तक टच किए रखेगा तब उसकी एंग्जाइटी शुरू होगी। अब देखिए इसमें एक टाइम, अभी दोनों स्टिमुलस अलग अलग हैं, टेबल टच करना और टेबल को 2 मिनट के लिए टच करना। तो जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, से फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी की प्रेजेंस में रहना और 5 आदमी की प्रेजेंस में रहना, दोनों के एंग्जाइटी लेवल में डिफरेंस होगा। एक आदमी जो आपसे बड़ा हो उसकी प्रेजेंस में रहना, एक आदमी जो आपसे छोटा हो उसकी प्रेजेंस में रहना, दोनों की एंग्जाइटी की रेटिंग में डिफरेंस होगा। एक आदमी जिसकी दाढ़ी है उसकी प्रेजेंस में उससे बात करना, एक आदमी जिसकी दाढ़ी नहीं है उसके साथ बात करना, इन दोनों की रेटिंग में डिफरेंस होगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप पहले एक बार जब क्लाइंट ने आपको बता दिया पूरा कि ये ट्रिगर्स हैं मेरे एनवायरनमेंट में जिनकी वजह से मुझे डर लगता है, उसके बाद में आपने कोशिश करना है अपनी तरफ से कि कैसे आप उसी के सब पार्ट बना के, जैसे कि हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन में करते हैं कि बैकवर्ड चेनिंग की तरह चलते हैं करके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कहता है कि मुझे जब मैं टॉयलेट में जाता हूँ तो उसमें जाने के बाद जब मैं उससे निकलता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मुझे नहाना पड़ेगा क्योंकि मुझे गंदगी लग गई, ऐसा कुछ हो गया। अब आप अगर इसको पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो आप पाएंगे कि कई बार जैसे ही यूजुअली जैसे वो कहते हैं पब्लिक टॉयलेट में, तो जैसे ही वो उसको अर्ज होगी टॉयलेट जाने की, तो मेयर द फैक्ट दैट कि उसकी अर्ज हो रही है उसे टॉयलेट जाने की, उसी से ही उसकी एंग्जाइटी होना शुरू हो जाएगी। फिर जैसे ही वो टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगेगा उसकी एंग्जाइटी थोड़ी और बढ़ेगी। फिर जैसे ही वो टॉयलेट के गेट के बाहर खड़ा है और उसे देख रहा है और उसे पता है कि अब मुझे इसको यूज़ करना है, तो उसकी एंग्जाइटी और ज़्यादा हो। ये सब देखा जाए तो एक अपने आप में स्टिमुलस हैं, एक ट्रिगर है जिनका की रेटिंग लेवल अलग अलग होगा। जैसे ही वो टॉयलेट के दरवाजे को हाथ लगाएगा दरवाज़ा खोलने के लिए, वो एंग्जाइटी अलग होगी एज़ कम्पेयर टू जब वो अंदर जा गए टॉयलेट को यूज़ करने के लिए कर रहा है। तो देखा जाए तो आपको एक स्टिमुलस से, एक ट्रिगर से भी आपको कई सारे ट्रिगर्स मिल सकते हैं, स्टिमुलस मिल सकते हैं ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी। क्योंकि कई बार मैंने ये पाया कि ट्रेनीज आते हैं और कहते हैं कि हमें तो ट्रिगर्स नहीं मिल पा रहे हैं, हमें कोई, तो उस केस में अगर हम बहुत ही केयरफुली एक ट्रिगर भी मिल जाए तो उससे भी आपकी पूरी लिस्ट आपके पास तैयार हो सकती है। ये डिफरेंट परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस यूज़ करके टाइम का, स्पेस का, उससे कितनी दूरी है तो आप बना सकते हैं। एक एंग्जाइटी को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, सही से मेजर करने के लिए भी हमें खुद को भी ट्रेन करना पड़ता है और हमें क्लाइंट को भी ट्रेन करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी अगर आपसे पूछे कि आपको आइसक्रीम पसंद है, आप कहेंगे हाँ बहुत पसंद है, तो आप पूछेंगे कितनी पसंद है, 0 से 10 की रेटिंग पे मुझे रेट करके बताओ। सडनली यू विल फाइंड कि मैं आइसक्रीम की रेटिंग को कैसे बोलूँ। अगर आपको आदत नहीं है ऐसे करके अपने प्लेजर्स को, अपने पेन्स को रेट करने की, तो आपके लिए एक नई चीज़ होगी। तो इसके लिए हम विजुअल एनालॉग स्केल यूज़ करते हैं 0 to 10। यूजुअली पीपल कहते हैं 0 to 9 या 1 to 10। मैं पहले से ही कह चुका हूँ कि मैं इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल करेक्टनेस के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ कि हमारे क्लिनिकल काम के लिए क्या चीज़ ठीक है। सो 0 nil 10 इज़ मैक्सिमम, सो आई गो विद दैट एंड देन
हम उनसे रेट कराने के लिए कहते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं, हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप मुझे थोड़ा सा ये हम लोगों को धीरे धीरे ये सबको पता होता है कि मेरी एंग्जाइटी मुझे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कम है, बहुत कम है। तो हम उनको ये कहते हैं कि आप एक बार ये आइडिया दो, फिर हम उसके बाद में उसको नंबर देने में हेल्प करते हैं। सो से फॉर एग्जांपल 0 to 3 4 यू कैन से इज़ माइल्डर साइड, 4 से लेके 6 7 तक मॉडरेट साइड, या 5 से 7 मॉडरेट साइड, फिर 7 से ऊपर चला गया तो ज़्यादा है, 2 से तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे यूँ करके आप उनको हेल्प कर सकते हैं, धीरे धीरे उनको ट्रेंड कर सकते हैं धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे सीखते हैं कि कैसे उन्होंने रेट करना है। तो ये एक लर्निंग स्किल, ये स्किल है जिसे लर्न करना पड़ता है। आपको भी लर्न करना पड़ेगा, उनको भी लर्न करना पड़ेगा। जब हम ERP में करते हैं तो ERP में इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं ग्रेडेड एक्सपोजर के साथ की बात कर रहा हूँ, कि जिसमें आप लो टू हाई एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन लेंगे। आप नीचे से शुरू होंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये आपने हायरार्की बिल्डिंग बनाई, उनके साथ मिलकर हायरार्की बिल्डिंग बनाई, डिसाइड किया, हर एक को रेट किया, हर एंग्जाइटी लेवल को, उनको ये एक्सप्लेन किया कि आप कैसे एक एक इसमें से स्टिमुलस लेते जाएंगे और उसकी बार बार उनको एक्सपोजर करवाएंगे, और कैसे एक ही सेशन के अंदर में भी मल्टीपल टाइम्स आप उनको एक्सपोजर करवाने के लिए टारगेट रखेंगे। मास प्रैक्टिस इज़ द की टू द सक्सेस ऑफ ERP। अब हमने ये सब बनाया, अब उसके बाद में क्या है, जब हम वो सेशन एक्चुअल में करने लगेंगे तो हमें कैसे करना है। तो कोई भी हर बार जब आप सेशन शुरू करेंगे तो उससे पहले आप उनको बताएंगे कि हम आज ये स्टिमुलस लेंगे, और तो हर बार आपने एक्सप्लेन करना है सेशन के बारे में कि हर बार हम ये स्टिमुलस लेंगे, मैं आपको इस ट्रिगर से एक्सपोज करूँगा, इस ट्रिगर से एक्सपोज करने के बाद जब आपको एंग्जाइटी जितना भी होगी आप मुझे बताएंगे, मैं उसको रेट करूँगा, फिर आपसे मैं 3-4 मिनट के बाद फिर आपसे मैं एंग्जाइटी की रेटिंग लूँगा, फिर मैं उसको नोट करूँगा, फिर आपसे फिर ऐसे करके जब आपकी एंग्जाइटी 50% या उससे नीचे हो जाएगी तो फिर हमारे लिए वो सेशन टर्मिनेट माना जाएगा। और फिर उसके बाद आप जाके जो भी न्यूट्रलाइजिंग बिहेवियर जिससे एंग्जाइटी कम होती है, जो भी आप न्यूट्रलाइजिंग बिहेवियर या अवॉइडेंस बिहेवियर भी कह सकते हैं उसको करना चाहेंगे, तो आप उस में एंगेज कर सकते हैं। तो इसमें यूजली हम वो आइटम से शुरू करते हैं जिसमें एंग्जाइटी रेटिंग 3 से 4 होती है। सो माइल्डर 1 वाली साइड 2 से 3 भी कर सकते हैं, 3 से 4 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे क्लाइंट के साथ जब आपकी बात हो रही है आपका अंदाज़ा क्या है, आपकी असेसमेंट क्या है। तो आपने ट्रिगर डिसाइड किया, आपने एंग्जाइटी की रेटिंग की, हर 3-4 मिनट पे विजुअल एनालॉग स्केल पे बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस को आपने नोट करते रहना है, क्योंकि वही हमें इंडिकेट करेगा कि क्या हो रहा है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम क्लाइंट को रूम में छोड़ के एक एक्सपोजर का सेशन लगाया और क्लाइंट को रूम में छोड़ के निकल गए कि अपने आप नहीं, हमें बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन करना है, हमें देखना है कि उनके साथ क्या हो रहा है। सेशन को टर्मिनेट करने के लिए 50% से नीचे एंग्जाइटी आते ही हमें 3 से 4 से आपने शुरू किया है, तो जब 2-1 के आसपास में जब उनकी एंग्जाइटी आ जाती है तो आप उसको टर्मिनेट कर देते हैं। पर्सन को सेशन ख़त्म होने के बाद न्यूट्रलाइजिंग बिहेवियर में, अच्छा यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, लेट द पर्सन एंगेज इन न्यूट्रलाइजिंग बिहेवियर, नहीं, ये जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में उसको न्यूट्रलाइजिंग बिहेवियर में हम लोग एंगेज करने देना चाहिए। क्यों करने देना चाहिए? क्योंकि ये पाया गया है कि जिसको हम कहते हैं, अगर मुझे याद हो तो मेमोरी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो जिसमें प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव। सो ये पाया गया कि आपका जो मैथ्स में भी ऐसा होता है कि आपका जो पिछला काम है जो अधूरा रह गया हो अगर, तो वो आपके आगे वाले काम में आके इंटरफेयर करता है। तो आपने एक सेशन शुरू किया था, सेशन शुरू किया, उसमें उसको एंग्जाइटी आई, ट्रिगर से आपने एक्सपोज किया, एक बार उसकी एंग्जाइटी नीचे आ गई तो हमें लगा कि बस हो गया, नहीं, लेकिन फिर हम जब नेक्स्ट एक्सपोजर करने लगे तो पिछले वाली एंग्जाइटी भी बिल्डअप होकर इसके अंदर में आएगी, क्योंकि ये चलता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि हर 3-4 मिनट पे आप उनसे विजुअल एनालॉग स्केल पे एंग्जाइटी की रेटिंग करेंगे। हाँ, एक चीज़ ये भी मैं
कहना भूल गया कि जब आप हर 3-4 मिनट पे रेटिंग ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पहली बार 2 आते ही आप उसको 50% आते ही आप उसको सेशन को टर्मिनेट कर देंगे। नहीं, पहली बार जब 2 आया है तो उसके बाद फिर आप वेट करेंगे, अगले 3-4 मिनट में फिर देखेंगे कि फिर से वो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 बार या 3 बार जब सिमिलर रेटिंग आती है कम वाली, तब आप उसको टर्मिनेट करेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि एक बार एंग्जाइटी नीचे आती है, फिर दोबारा से फिर एंग्जाइटी ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। जब आदमी को फिर से एकदम से ख्याल आते हैं कि अरे मैंने तो टेबल को टच कर रखा है, मुझे तो डर्टी टेबल टच किया है मैंने, मुझे कोई ना कोई बीमारी, अगर उनको ये वाली परेशानी है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एंग्जाइटी फिर से वापस भी बिल्डअप हो सकती है। तो आपको वो देखना है कि नहीं, अब ये बिल्कुल नीचे आ चुकी है तो उसके बाद ही सेशन टर्मिनेट करना है। तो जब आपने ये टर्मिनेट कर दिया तो ये हो सकता है कि फिर से कुछ समय बाद फिर से दोबारा से आ जाए। तो इसीलिए ये अच्छा रहता है कि सेशन कंप्लीट तभी माना जाए जब आपने ट्रिगर से एक्सपोज किया, एक्सपोज करने के बाद एंग्जाइटी बढ़ी, फिर आपने उसकी एंग्जाइटी को वेट किया, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन किया, उसको नीचे आने दिया, नीचे आने के बाद फिर आपने फाइनली उसको एंगेज करने दिया अपने न्यूट्रलाइजिंग बिहेवियर में। जब ये एक पर्टिकुलर सेशन ख़त्म हुआ और अगर आपके पास अभी टाइम और है अगर करने के लिए, तो आप उसी सेशन में फिर से दोबारा से सेम ट्रिगर को रिपीट कर सकते हैं, सेम प्रोसेस को, सेम चीज़ को फिर से रिपीट कर सकते हैं। ये हैबिचुएशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। इन पेशेंट्स में हम ज़्यादा बार कर सकते हैं। इन पेशेंट्स में हम कई बार दिन में 2 बार भी सेशन कर सकते हैं जाके। दैट डिपेंड्स, सारा कुछ डिपेंड करता है आपके टाइम के पास, आपके पास कितना समय है, क्लाइंट के पास कितना समय है, क्या आपकी सेटिंग है, कैसे आप काम कर रहे हैं। लेकिन मास प्रैक्टिस ERP में काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। जब हम ये ERP का सेशन कर रहे हैं तो कुछ डोंट्स हैं कि जब सेशन चल रहा है तो उस वक्त में उनको रीअश्योर करना कि नहीं ठीक हो जाएगा, आप एंग्जाइटी को सामना करते रहो, सब ठीक रहेगा, ऐसा मत करो। तो उस वक्त हमें डिस्कशन में एंगेज ही नहीं होना है, ये चीज़ हमें उनको पहले ही बोल देना है, क्योंकि डिस्कशन भी कई बार वो लोग डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज़ करते हैं क्लाइंट्स। सो वो अपने आप में एक अवॉइडेंस बिहेवियर है, वो एंग्जाइटी को बिल्डअप होने से देने से रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो हमें उनको बोलना है कि जब सेशन चल रहा होगा उस वक्त में हम कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसा कि रोरशाक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही होता है कि उस वक्त में आप डिस्कशन नहीं करते हैं, जो भी डिस्कशन है आप सेशन के बाद में मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, तब हम कर देंगे। जिसके साथ सेशन आप कर रहे हैं उस पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ना है, और रिलैक्सेशन को ERP के साथ कंबाइन नहीं करना है, पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स को भी ERP के साथ कंबाइन नहीं करना है। इन दोनों का प्रिंसिपल अलग है। अगर आपको ये चीज़ें कंबाइन करनी है, इसको एंग्जाइटी मैनेजमेंट के हम लोग जो कर रहे हैं ये एंग्जाइटी एक्सपोजर की प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, और जिसमें हम रिलैक्सेशन ऐड करते हैं या पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स ऐड करते हैं, वो एंग्जाइटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से उस एंग्जाइटी को आप मैनेज कर रहे हैं। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पेशेंट के लिए, आपके क्लाइंट के लिए बेस्ड ऑन योर फॉर्मुलेशन कौन सी टेक्निक ज़्यादा अच्छी है, एंग्जाइटी से एक्सपोज करके हैबिचुएट एंड एक्सटेंशन वाला प्रिंसिपल, या उनको एंग्जाइटी से एक्सपोज करके रिलैक्सेशन और पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट सिखा के एंग्जाइटी को मैनेज करने वाला प्रिंसिपल। जब ये चीज़ आप देख के उसी के हिसाब से आपको करना है। होमवर्क असाइनमेंट्स ज़्यादा जल्दी नहीं दी जानी चाहिए। सेशन में जब एक्सपोजर शुरू किया गया तो कई बार ये पाया गया कि पहले सेशन के बाद में ही थेरेपिस्ट उनको होमवर्क असाइनमेंट दे देते हैं कि आप घर पे भी अपने आप को एक्सपोज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सिंपल लगता है। या पेशेंट्स भी अपने आप को एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं हर चीज़ में। तो एक्चुअली हमें देखा जाए तो एक होमवर्क असाइनमेंट नहीं देना है, दूसरा उन्हें स्पेसिफिकली मना करना है कि वो हर चीज़ को अपना एक्सपोजर एक्टिविटी ना बना लें, क्योंकि अदरवाइज़ ये पाएगा कि वो सारा दिन अपने आप को एक्सपोज और रिस्पॉन्स प्रिवेंट कर रहे हैं अपने आप को, अपने ही लेवल पे, बिना कोई प्लान बनाए, बिना कुछ बनाए। तो ये देखा जाए तो ये एक अपने आप में ERP अनसक्सेसफुल होने का एक कारण है, अनप्लैन्ड एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन।
क्योंकि पूरा दिन अगर कोई आदमी ऐसे करने की कोशिश करेगा तो उनका अराउजल हर समय हाई रहेगा। तो वो शुरू में तो उनको लगता है कि बस मैं करके इसको ख़त्म, क्योंकि तंग तो होते ही हैं सभी लोग, मैं इसको करके ख़त्म कर दूंगा। तो एक हफ़्ता तक वो बड़ी मुश्किल से उसको करते रहते हैं, उन्हें लगता है कि यस अब तो सब चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ गई। लेकिन वो धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही होती है, शरीर थक रहा होता है, दिमाग थक रहा होता है। अगर आप 24/7 अगर आप अपने आप को किसी चीज़ से लड़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपकी ताकत 1 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी, 1 हफ्ता चलेगी, 10 दिन चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। और फिर जो रिलैप्स होगा वो रिलैप्स बल्कि और ज़्यादा बुरा लगता है, और उसमें उनको लगता है कि ये चीज़ भी मेरे लिए काम नहीं कर रही है, तो बल्कि एक टेक्निक उनके वहाँ से काटा लग जाता है, फिर उनको वापस लाना मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से ये हमें उनको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि उनको जब तक थेरेपिस्ट और क्लाइंट, इसीलिए कोलैबोरेटिव है, दोनों नहीं डिसाइड करेंगे कब होमवर्क असाइनमेंट शुरू करनी है, तब तक उनको अपनी होमवर्क असाइनमेंट्स शुरू नहीं करनी है। पूरा दिन अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है। उन्हें ये एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हम लोग आपको होमवर्क असाइनमेंट देंगे जब आप सेशन के अंदर में सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, ये कर जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं इसी में ऐड करना भूल गया, जिसको बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी ERP में को-थेरेपिस्ट को एंगेज करना। को-थेरेपिस्ट मीन्स उन्हीं के किसी सपोर्टिव फैमिली मेम्बर को सिखाना, उनको साथ बैठाना, ताकि वो भी ये प्रोसेस सीख जाएं, वो भी समझ जाएं कि एंग्जाइटी बढ़ती है तो उनको होता क्या है कि वो लोग पेशेंट से ज़्यादा वो लोग एंग्शियस हो जाते हैं और उससे उन पेशेंट की और एंग्जाइटी बढ़ती है, तो फिर वो ERP सेशन कर ही नहीं पाते हैं। सो उनको को-थेरेपिस्ट बनाना, उनको ये प्रोसेस समझाना, सीखना, ताकि कल को जब होमवर्क असाइनमेंट करने का समय आएगा तो वो उसको हेल्प कर पाएँ। को-थेरेपिस्ट चूज़ करने के लिए भी काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है, उसके बारे में हम किसी न किसी और समय चर्चा करेंगे। कैसे जिनको हम को-थेरेपिस्ट चूज़ करते हैं, अगर हम एक अच्छी हिस्ट्री लिए बिना उनको चूज़ करें अगर को-थेरेपिस्ट को, तो कैसे वो को-थेरेपिस्ट भी अपने आप में एक हमारी टेक्निक को फेल करने के लिए काम करता है। तो उसके बारे में हम लोग कभी फिर से चर्चा करेंगे। अभी मैं फोकस सिर्फ ERP पे ही रखना चाहता हूँ। कुछ की क्वेश्चंस आते हैं जो मुझे समझ में आए, मैंने अपनी तरफ से उसको डाला है कि कौन सी आइटम से शुरू करना चाहिए। तो हमने जैसे पहले ही कहा कि 2 से 3 वाली रेटिंग होनी चाहिए, 3 से 4 की रेटिंग। कुछ मिनिमल वाले से हमें शुरू करना चाहिए, 0 से नहीं करते हैं हम लोग, 1 से नहीं करते हैं हम लोग। इसको बंद कब करना है, इसको सेशन को कंप्लीट कब माने, स्टॉप कब करना है, जब एंग्जाइटी अप्रॉक्सीमेटली 50% तक आ जाए। तो 0 की हमें वेट नहीं करनी है। तो अगर आपने ले रखी है एक एंग्जाइटी लेवल 6 वाले का कर रहे हैं, तो यूजुअली आपका 3 के आसपास जब आ जाती है तो आपने उसको सेशन को कंप्लीट कर देना है। आपको ये वेट नहीं करना है कि वो कब 0 होगी। कुछ ये दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या होगा अगर एंग्जाइटी कभी नीचे ही ना आए तो उसमें क्लिनिशियन को अपनी सेल्फ एफिकेसी इम्प्रूव करनी है और उनको ये समझना है कि इट्स ओके, हम इसको हैंडल कर लेंगे और बाय प्रिंसिपल एंग्जाइटी को नीचे आना ही है, हमारे शरीर की एक क्षमता है। अगर ये भी डर लगता है कि एंग्जाइटी कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो फिर से हमें ये अपने आप से अपनी सेल्फ एफिकेसी के ऊपर काम करना है कि हाँ, अगर जो भी होगा हम उसको हैंडल कर सकते हैं, और अपनी असेसमेंट को रिविज़िट करना है कि कहाँ हमने मिस किया, कि हमें पता ही नहीं चला कि इसको एक्सपोज करने से हम सोच रहे थे 3, 4 की या 5 की या 6 की एंग्जाइटी होगी, लेकिन ये तो 10 से ऊपर हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें जाके दोबारा से अपने रेटिंग को रीअसेस करना पड़ेगा। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहा है तो क्या करना चाहिए, तो हमें अपनी एंग्जाइटी को चेक में रखना है। पेशेंट को तो एंग्जाइटी का सामना करना ही है, और फिर से हमें रेटिंग को रीअसेस करना है। अगर हमें लगता है कि जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, अगर तो पेशेंट को एंग्जाइटी हो ही नहीं रही है। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि नहीं जी, मैंने ये टच किया टेबल को, मुझे तो नहीं एंग्जाइटी हो रही है, घर पे होती है, सेशन के अंदर नहीं हो रही है। तो आपको वेट करना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि ये भी एक अवॉइडेंस बिहेवियर है। वो बोलते हैं कि नहीं एंग्जाइटी हो ही नहीं रही है, जिससे कि आप सेशन टर्मिनेट कर दोगे, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमें
ये वेट करना है। जब वो कहते हैं तो हमें यही बोलना है कि ठीक है, नहीं भी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप मुझे रेटिंग देते रहिए, हर 3-4 मिनट के बाद में हम देखेंगे फिर। तो आप फिर से उसकी 3-4 मिनट बाद रेटिंग लेते हैं। तो कई बार ये पाया गया है कि आफ्टर सम टाइम एंग्जाइटी अपने आप बढ़ जाती है, वो उसको ज़्यादा देर तक रोक के नहीं रख पाते हैं, फिर उसके बाद में एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं कोई वो किसी अवॉइडेंस बिहेवियर में एंगेज तो नहीं कर रहे हैं। आप उस वक्त डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन आप ऑब्जर्व करके समझने की कोशिश करेंगे। मुझे याद है मेरे पास एक ऑलमोस्ट 25 ईयर्स ओल्ड वुमेन आ रही थी, तो उसको यही डर्ट कंटेमिनेशन का था, तो उसको मैंने लगवाया। तो वो बोल रही एंग्जाइटी हो ही नहीं रही है, कुछ भी वो करके नहीं हो रहा है। मैंने सभी चीज़ें रिव्यू की, सभी कुछ समझने की कोशिश की, देखा आसपास अपने, सब तरह से देखा, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर सडनली मैंने ये पाया कि उसने अपने हाथ में एक हैंकी, एक रुमाल रखा हुआ था। वो गुड़मुड़ा करके अपनी मुट्ठी के अंदर में उसने एक रुमाल रखा हुआ था, और वो उसको कभी इस हाथ में पकड़ लेती थी, कभी एक हाथ में कभी दूसरे हाथ में। तो मैंने उससे पूछा ये रुमाल क्या है? कहती नहीं, ये तो रुमाल है जैसे होता है करके। तो मैंने कहा इधर दिखाओ। मैंने उसको टच किया तो वो रुमाल गीला था। तो तब समझ में आया कि वो रुमाल को पहले से ही हल्के से गीला करके लाती थी। जैसे ही हमने ट्रिगर को शुरू किया, वो रुमाल अपने हाथ में है, तो उसको हल्के हल्के टेबल के नीचे हल्के से वो यूँ करके थोड़ा थोड़ा वो कर लेती थी छुप के, कि जैसे साफ़ कर रही है। उनको एक्चुअली फीलिंग होनी है कि मैं अपने हाथ क्लीन कर रहा हूँ, तो उसी से उनका काम चल जाता है कई बार। तो फिर हमने ये डिसाइड किया और इसके ऊपर डिस्कशन किया, कोलैबोरेटिव प्रिंसिपल के ऊपर फिर से ये डिसाइड किया कि ये अगर हम दोनों ही इस चीज़ को चाह रहे हैं और हमें ये करना है तभी बात बनेगी। सो एक दोबारा से फिर से एजुकेशन की गई, फिर से वो सब किया गया, और हम काफ़ी सक्सेसफुल रहे हमारे उस सेशंस में। उसके बाद से फिर हमें ये भी कर सकते हैं कि हमें अपनी असेसमेंट को रिविज़िट करना पड़ता है कि क्या रेटिंग सही से हुई है, क्या हमने ट्रिगर्स की सही से लिए हैं। तो उन सारी चीज़ों को फिर से हमें असेसमेंट करना पड़ सकता है। फिर ये भी हमने बात पूछते हैं लोग कि क्या न्यूट्रलाइजिंग बिहेवियर में आदमी एंगेज कर सकता है सेशन के बाद में। तो मेरे हिसाब से तो यस, करना चाहिए। कर सकता है नहीं, करना चाहिए, क्योंकि जब वो आपके यहाँ से सेशन करके भी गया, तब भी अगर वो घर जाएगा तो उसके बाद में भी वो पूरी एंग्जाइटी के साथ उसको लगा रहेगा कि मैंने यहाँ पे टेबल टच किया था, मैंने यहाँ पे टेबल टच किया था। तो मुझे लग रहा है कि हम उसको सारा टाइम 24/7 उस एंग्जाइटी के साथ जूझते नहीं रहने देना चाहते हैं। ये अलग बात है कि और चीज़ों में तो वो जूझेगा ही, लेकिन वो इस वक्त हम नहीं चाहते कि वो कीप फाइट करता रहे उन सारे एंग्जाइटी वाले उनसे, जो मुझे लगता है एक ड्रॉप आउट का एक रीज़न, एक कारण बन सकता है। तो यस, उनको न्यूट्रलाइजिंग बिहेवियर में सेशन के बाद में उनको करते रहने देना चाहिए। सो आई थिंक इतना ही कुछ है मेरे पास ERP के बारे में अभी बताने के लिए। वैसे तो इसके ऊपर में हम लोग कितनी देर मर्जी बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। ये वाला वीडियो, ये वाला प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा हटके है जो हमने अभी तक पहले बात की है। पहले वाली टॉपिक्स के ऊपर जब हमने बात किया तो वो थोड़े एब्स्ट्रैक्ट थे, उनके अंदर में कुछ कंक्रीट इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। इस वाले में हाउ टू कंडक्ट ERP वाले में देखा जाए तो क्लियर कट कंक्रीट इंस्ट्रक्शंस हैं। लेट्स सी आपको ये कैसे लगता है। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हों, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं मुझे ईमेल करके भी, grover.nav@gmail.com, grover.nav@gmail.com, या आप कमेंट्स में भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू एड्रेस them as much as possible. Thank you. Hope you enjoy it. Hope you like it. Thank you so much.